कहीं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हमारे साथ यहाँ पर आके। उनमें बाज़-औक़ात कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ लेक्चरर, ये हम लोग पहचाने जाते हैं। पता लगता है कि हम कितने तहज़ीब याफ़्ता हैं या कितने बदतहज़ीब हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारे दुनिया पे जितनी भी हमने सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, उससे अंदाज़ा होता है कि हम लोगों ने इसके साथ जुल्म किया या हमने इसमें बेहतरी लेकर आए। बहरहाल बहुत से रिसर्चर्स ऐसे हैं जो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे मज़ीद बिगाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आज हम बात करेंगे। क्या मुहरकात हैं, क्या गलतियाँ हुई, क्या गलतियाँ कर रहे हैं और किस तरह से अब इसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद चट्टा साहब, डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस हैं, हेड हैं क्लाइमेट चेंज रिसर्च ग्रुप, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। दूसरे बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा अदील तारिक। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग के द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। उसके बाद हमारे साथ कुछ देर में एक और ख़ुसूसी मेहमान भी मौजूद होंगे, मोहम्मद हसीब रियाज, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल शेपर्स जो कि सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरी दुनिया में काम कर रही है, उसके हवाले से ये शेपर हैं और हमारे साथ उसके हवाले से क्या जो ग्लोबल शेपर है वो क्या इक़दामात कर रही है उसके हवाले से बात करेंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों जो वही हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद चट्टा साहब और इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा अदील तारिक साहब, आप दोनों को वेलकम करता हूँ जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहला सवाल जो है मैं चाहूँगा अपना करूँ प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद चट्टा साहब से। सर, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो मैं चाहूँगा हमारे सुनने वालों के एक लेमैन के लिए क्लाइमेट है क्या, ये थोड़ा डिफ़ाइन कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। क्लाइमेट और मौसम, हम ये दो चीज़ें जो है इनका आम तौर पर फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। मौसम होता है आर्जी तौर पर, किसी दिन में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम कहते हैं आज बहुत गर्मी है। किसी एक दिन में, दिन के किसी हिस्से में अगर हम कहें तो कि इस वक्त बारिश हो रही है तो हम कह रहे हैं बारिश हो रही है। क्लाइमेट जो है वो छोटा नहीं बल्कि बड़े एक टाइम को, जो 10 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर और 30 साल से तक मुहित हो, जब बहुत ज़्यादा टाइम उसमें हो तो उसको फिर हम क्लाइमेट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मौसम बहुत छोटे वक्त के लिए हम उसको मौसम कहते हैं और जब वो 10 साल से 20 साल से ज़्यादा हो तो फिर उसको लंबे अरसे को हम क्लाइमेट कहते हैं। अच्छा सर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं चाहूँगा हमारे जो सेकंड मेहमान हैं इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा अदील तारिक साहब, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में इस क्लाइमेट का स्पैन सर ने जो है वो मैं बता दिया 10 to 20 ईयर्स, तो आपके ख्याल में 10 to 20 ईयर्स के अंदर हमारे क्लाइमेट के अंदर, पाकिस्तान के या बरे सगीर के क्लाइमेट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं जो कि कह लें कि नुकसानदेह हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह की हो रही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ में दो जो वेरिएशन मेजर होती हैं वो ये होती हैं कि प्रोडक्शन जो है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक हाउसिंग सोसाइटी है या इवन कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में शायद उस स्पीड से ना हो रही है जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है। तो जहाँ तक वेदर का इफेक्ट है या क्लाइमेट कंडीशन का इफेक्ट है, क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू नहीं है, एवरीवन नो अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल। तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये होता है कि जो हमारी हार्मफुल गैसेज है, जैसे कार्बन डाई गैस जो है, उसकी एमिशन अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे क्लाइमेट को या वेदर को अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं। यही वजह है कि इन जनरल जो कहते हैं कि एक अर्थ का ओवरऑल जो टेम्परेचर है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एवरेज टेम्परेचर के अर्थ का लेट्स से मैं कहता हूँ 2 डिग्री सेल्सियस है, तो पास्ट ईयर की निस्बत जो अभी करंट टेम्परेचर जो चल रहा है इस वक्त अर्थ का, वो डाउन या वेरिएशन उसमें आनी शुरू हो चुकी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं वेदर को भी और क्लाइमेट को भी। सही। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि यही जैसे सर ने बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है इफेक्ट करता है, तो और अभी जैसे अभी बात कर ही ली आपने, ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर ली, तो आपके ख्याल में क्रॉप्स को लेकर हमारी जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उस पर ज़रा तफसीली बात कीजिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस ग्लोबल वार्मिंग से या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से किस हद तक इफेक्ट हुआ है और रजीम क्रॉप्स की कैसे चेंज हुई है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको रिलेट इस तरह करूँगा कि एग्रीकल्चर जो है ये रिस्पॉन्सिबल भी है कि हम क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर का भी कुछ रोल है। उसकी मिसाल ये है कि हमारे पास अगर 50 लाख एकड़ राइस हम काश्त कर रहे हैं राइस एरिए में, जो कि पूरा राइस कोर एरिया है हमारा, तो उसमें जब हम पडलिंग करते हैं और जब पानी खड़ा रहता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा एक जो गैस है उसका नाम है मीथेन। और जब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये जब निकलती हैं तो वो फिर हमारा जो माहौल है उसको बहुत ख़राब करती हैं। इसलिए हम, और एक दूसरी चीज़ जो एग्रीकल्चर या लाइफस्टॉक के साथ रिलेटेड है वो ये है कि जब उनके एंटेरिक फर्मेंटेशन हम उसको कहते हैं, जब उनके स्टोमक के अंदर एक गैस बनती है और वो भी मीथेन होती है, और जब वो बाहर निकलती है या उनका जो डंग जिसको हम गोबर कहते हैं उसके अंदर से अगर वो बाहर पड़ा रहे अनकंट्रोल तो उसमें से निकलती है। तो अगर इन चीज़ों, ये तो है कंट्रीब्यूशन कि एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज को ख़राब करने में क्या रोल अदा कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो है और फॉरेस्ट जो हैं, जितनी ज़्यादा हम फॉरेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे। जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास 4.5% तक एरिया था जिसमें फॉरेस्ट थे। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है हम साइंस की बात करते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्री कवर है ये कम होता होता 2.5 से भी कम हो गया %। तो अब गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिए हैं कि वो दरख्त लगा रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की बात हो रही है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये है कि हम दरख्त लगाएं, और उसके बाद जब हम क्रॉप्स की तरफ जाएंगे तो क्रॉप्स में अब हमें, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ हो चुका है, पिछली एक सदी में 0.85 जो है डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ हुआ था पिछली सदी में, और इस साल जो हम कहते हैं 21वीं सदी के एंड तक ये 4.5 जो है सेंटीग्रेड तक चला जाना, ये जो कि बहुत अलार्मिंग है। तो उसके लिए फिर हमें ये है कि एक तो हम फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरी बात यह है कि उस तरह की क्रॉप्स लेके आएँ जो हीट को बर्दाश्त कर सके और जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। एक ज़माना होता था, ये हमारा जो सब कंटिनेंट है, यहाँ पर 36 किस्म के मुख्तलिफ अनाज जिसको हम सीरियल कहते हैं वो उगाए जाते थे। उसमें ज्वार था, उसमें कंगनी थी, उसमें राइस तो था ही था, उसके बाद ये स्वांग था, और इस तरह के मैं बेशुमार आपको मसाले दे सकता हूँ। तो वो हमने किसी तरीके से गलती हुई हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कहता हूँ मैं खुद, हम कि वो हमारे कल्टीवेशन सिस्टम से बाहर चली गई। वो जो क्रॉप्स थी उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती थी, और उनका वो बहुत हाई टेम्परेचर हो तो उस पर भी वो उग सकती थी। तो अब हमें रीथिंक करना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हम इसमें और लेके आ सकते हैं, जो कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा और जब बारिशों का सिलसिला कम होगा तो कुछ ना कुछ कम से कम हमारी आवाम जो है उसको खाने के लिए मिल जाए। तो इसके लिए हमें गंदम में भी और राइस में भी, और इसके अलावा जो अनकन्वेंशनल सीरियल्स हैं उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं अब, और इसको हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर ज़िम्मेदार सुन रहे हैं तो वो एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये रिवाज है कि हम 5 क्रॉप्स के अलावा, यानी शुगर केन, वीट, राइस, मेज़ और कॉटन के अलावा और कोई मेन क्रॉप नहीं रही। तो अब जब हम बाकी क्रॉप्स लेके आएंगे, जब मैंने अर्ज़ किया है कि जो कन्वेंशनल क्रॉप्स थी हमारी, ज्वार जिसको हम कहते हैं, या जिसके अलावा जो बाजरा है या स्वांक है या चीना है या ये जो ट्रिटिकली है, इस तरह की क्रॉप्स हमें लेके आनी पड़ेंगी जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है लेकिन वो सस्टेन ज़रूर करती हैं, हीट को बर्दाश्त करती। सही। अच्छा सर, अभी वाटर की तरफ आते हैं। मैं जानना चाहूँगा ख्वाजा साहब आपसे कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ज़ाहिर बात है एग्रीकल्चर लैंड जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही, जहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन हुई, मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफ़ेक्ट जो है हमारा, वो किस हद तक जो है हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी जो इमिशन है गैसेस की, और उसके अलावा जो भी उनका वेस्टेज है वो किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर लैंड को किस तरह से कर रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी सवाल लेकर आऊँगा, लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगा। इसमें यह है कि देखें, जब आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर एक पहले स्टडी होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। मिसाल के तौर पे उसमें एमिशंस क्या होंगी, उसके एफ्लुएंट क्या होंगे, ये सब चीज़ों की स्टडी होती है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर इन जनरल अगर बात की जाए तो जो इंडस्ट्री मोस्टली पोल्यूट करती है वाटर को, या इन जनरल ग्राउंड वाटर टेबल को भी पोल्यूट करती है, इन जनरल को लेदर इंडस्ट्री को कहा जाता है, क्योंकि टैनरीज हैं। इसमें यह भी एक चीज़ है, देखें, जब टैनरीज एक अच्छा प्रोफेशन है, बिल्कुल एक अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब एफ्लुएंट निकलते हैं उस इंडस्ट्री से, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता।
तो जब प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि वो अल्टीमेटली जो वाटर निकलता है, फ्लूइड निकलते हैं, वो ग्राउंड के अंदर सीप करके ग्राउंड वाटर टेबल को अफेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली जो हैं कहीं ना कहीं जाके एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि वाटर टेबल तो ऐसा वही वाटर टेबल है जो इंडस्ट्री के ब्रीथ भी वही है और फसलों के नीचे भी तो वही है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर में जाएंगे तो अगर उन्होंने वाटर पम्प्स लगाए हुए हैं, अगर नहरों से पानी नहीं आ रहा और वाटर पम्प से पंप के थ्रू करके पानी को बाहर निकाल के उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वही पोल्यूटेड वाटर जो अंडर या ग्राउंड वाटर टेबल को कंटामिनेट हो चुका हुआ है, जब अगर हम उसी पानी को इस्तेमाल करके क्रॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट निकलता है क्रॉप से या फसलों से, वो भी पोल्यूटेड निकलता है। तो ये सब चीज़ें, ये बेसिकली एक साइकिल बनता जा रहा है कि लेट्स से इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ, वाटर पोल्यूट हुआ, वाटर पोल्यूट को आपने इस्तेमाल किया प्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स के लिए, और वही फिर आपकी चीज़ घर पहुंच जाती है, और उसी के ऊपर जब अल्टीमेटली आप उसको डाइजेस्ट करते हैं तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद साहब, आप बताइएगा कि हमारा वाटर टेबल की सर ने बात की है, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर वाटर टेबल के मामले के अंदर फैसलाबाद का शहर की अगर हम बात करें तो क्या एक हमारा ओपिनियन है कि वाटर टेबल कहाँ पर है हमारा? मैं जब 1947 के वक्त, उस वक्त ये जो हमारी पॉलिसी है कि जहाँ पर जिसका दिल करे वो ट्यूबवेल को सिंक कर ले और ट्यूबवेल लगा ले और बोर कराए और कर्म शुरू, एक एक ज़मींदार ने 4-4 बोर लगा किए हुए हैं और ट्रैक्टरों से पानी निकाल रहे हैं। इससे हमारा पानी जो है वाटर टेबल डाउन हो रहा है। एवरेज जो है 1 मीटर, एवरी ईयर 1 मीटर हमारा पानी जो है वो नीचे जा रहा है। और उससे ये हो रहा है कि जिन इलाकों का पानी बहुत अच्छा होता था, स्वीट वाटर पीने के लिए बेहतर और इरिगेशन के लिए बेहतर, वो भी पोल्यूट होता जा रहा है। क्योंकि और एक सबसे बड़ी बात ये है, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ काफ़ी देर। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है रेनफॉल इकोनॉमी है। वो सारा पीने का पानी जो है वो बारिश का पानी पीते हैं। जो हाउस होल्ड है उनका वो सारा चलता है। कोई भी ऐसा घर नहीं बन सकता जिसके ऊपर के उसका रूफ का पानी जब तक एक जगह पे स्टोर ना हो उस वक्त तक उसकी इंजीनियरिंग उसको इजाज़त नहीं लोग देते घर बनाने। हाँ, घर बनाने के लिए। तो हमारा ये है कि हमारे रिचार्ज बहुत कम हो रहा है। हमें पानी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं ज़मीन से। आप देखें ना, कोई इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि अगर हम 13 लाख ट्यूबवेल से पानी सक कर रहे हैं तो ऊपर से पानी जाना भी चाहिए बारिश का, लेकिन वो पानी हमारा बारिश का, एक तो बारिशें कम हो गई, उनकी जो टाइम है वो चेंज हो गया, तो इससे हमारा रिचार्ज। और फैसलाबाद को पानी अनफॉर्चुनेटली पहले हिस्टोरिकली थोड़ा ब्रैकिश वाटर था, क्योंकि यहाँ पे जब ये नहरें निकली हैं तो उससे ये थोड़ा सा बेहतर हुआ है। जब बड़ी बड़ी नहरें आई हैं तो उससे रिचार्ज हुआ। तो इसलिए हमें बहुत वाइजली ये पानी जो है नीचे से अंडरग्राउंड पानी जो है उसको निकालना चाहिए। और फिर अगर अडल्ट्रेशन है पानी या ब्रैकेज है तो उसको नहर के पानी के साथ मिक्स करके अगर ज़मीन में लगाएं तो ज़मीन का नुकसान कम होगा। और आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है, जैसे अदील साहब कह रहे थे, तो वो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस भी आपकी बेहतर होगी, ताकि जिसमें जितना साल्ट कम होगा, क्योंकि जिस तरह का पानी मिलता है प्लांट ने तो उस तरह का पानी लेना है। तो अगर उसमें साल्ट्स कम होंगे तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। सही, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जनाब, बड़ी खूबसूरत टिप्स। अगर हमें कोई भी जो है वो किसान भाई अगर सुन रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन पे ज़रूर अमल भी करें। डॉक्टर ख्वाजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो हमने अक्सर देखा है कि बारिश के पानी का अगर हम निकासी की बात करें तो बहुत कम है। रेन वाटर का जो फ़्लो है हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अक्सर वो जो है वो हमारे घरों और गलियों के अंदर ही होता है। दूसरा, उसके बाद हम अगर बात करें, इससे बीमारियां फैलती हैं, डिजीज़ फैलती हैं। मैं एक्चुअली आना ये चाह रहा हूँ कि हम क्लाइमेट चेंजेस से डिजीज़ कौन कौन सी हम जनरेट कर रहे हैं अपने लिए खुद ही, तो इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। इसमें जो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, या मैं कहता हूँ कि सीवरेज सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक सिंगल सिस्टम वर्क कर रहे हैं। लेट्स से अगर रेन वाटर होता है या बारिश भी होती है तो वो सारे का सारा पानी अल्टीमेटली जाके सीवरेज में मिल जाता है, तो सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो इन जनरल जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं या प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश सोसाइटीज़ होती हैं, उसके अंदर जो रेन वाटर होता है उसके सेपरेट कलेक्शन के लिए अलहदा से पाइप्स पीछे होते हैं, तो वो वाटर एक अलहदा कलेक्ट होता है। अब इसको इस तरह ले लें कि सीवरेज वाटर की इन जनरल ट्रीटमेंट करना मुश्किल है, लेकिन रेन वाटर की ट्रीटमेंट करना ज़्यादा आसान है। तो रेन वाटर को आप इजीली रीयूटिलाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर विद सीवरेज वाटर को, या सीवरेज की ट्रीटमेंट के केस के अंदर। तो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि अगर आप एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर या एक कंट्री के अंदर, तो आपको पहले रेन वाटर को और सीवरेज के डिस्ट्रीब्यूशन या कलेक्शन सिस्टम को सेपरेट करना पड़ेगा। अभी मोस्टली भी पाकिस्तान के अंदर मोस्टली सिटीज़ के अंदर यही है कि वो कलेक्टिवली कलेक्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा रेन वाटर जो है एक तरह से ज़ाया होता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लेट से
कि अगर ये पानी खड़ा रहता है, ऐसे मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि वेदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो पहले ड्राई एरिया से वो वेट होने शुरू हो गए, जो वेट एरिया से वो ड्राई होने शुरू हो गए। तो बहुत ही कॉमन जो एक डिजीज है वो डायरिया की है। तो इन जनरल अगर वही कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होता है, डायरिया बेसिकली यही है कि आप जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम अल्टीमेटली जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि वाटर हमारा पोल्यूट होता जा रहा है। तो डायरिया का स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि अगर आप पानी पी रहे हैं और वो पोल्यूटेड है, तो डेफिनेटली पहला अफेक्ट जो होने वाला है आपके मैदे पे होना है, स्टमक पे होना है और डायरिया की तरफ जाना है। तो ये सब चीज़ें ये हैं कि देखिए ये साइकिल है बेसिकली। तो इनिशियल ये है, लेट्स हम रेनफॉल की बात करते हैं, तो अगर रेनफॉल को प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं, अगर आप सीवरेज को प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं, कलेक्शन पॉइंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से लेकर फाइनल जहाँ पे इसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया जाता है, तो ये सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो डायरिया या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो सकती। सही। अच्छा सर, मैं प्रोफेसर साहब आपसे पूछूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद चड्ढा साहब जामिन हमारे साथ मौजूद हैं। ये डायरेक्टर हैं एक्सटर्नल लिंकेजेस के, हेड हैं क्लाइमेट चेंज रिसर्च ग्रुप के, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। सर, मैं हमारे सुनने वाले जो साइंटिस्ट तबका है या कह लेंगे थोड़ा पढ़ा लिखा तबका, मैं उनके लिए सवाल ये करने वाला हूँ कि आर्टिफिशियली रेनफॉल और आर्टिफिशियली अगर हम कहें स्नोफॉल, आर्टिफिशियली विंड्स, आर्टिफिशियल जो तरीक़ेकार है, ये किस हद तक पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस हो रहा है एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं? अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्लाउड सीडिंग जो है और आर्टिफिशियली रेन लेके आना, अभी ये टेक्नोलॉजी अभी हमने एज ए इसको चेक भी नहीं कर सके अभी तक। तो यही सिस्टम है कि हम सिर्फ पीएमडी हमें प्रॉपर पाकिस्तान मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट जो वो प्रॉपर हमें गाइडलाइन देता है, जो कि एविएशन के यूज़ के लिए होती है और उसके बाद फार्मर्स के यूज़ के लिए होती है और बाकी स्टेक होल्डर्स के यूज़ के लिए होती है। लेकिन ये बारिश को किसी एरिए पे बारिश लेके आना या उसमें स्नोफॉल लेके आना, ये टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में हम काम नहीं इस पर कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा सर, वाटर स्कैरसिटी की बात हुई थी, तो वाटर स्कैरसिटी के हवाले से फार्मर्स कौन कौन सी कह लें कि प्रैक्टिसेस हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए वाटर बचाया जा सकता है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जो हमारे पास जैसे क्रॉप्स है ना, तो कुछ वीट की वैरायटी ऐसी है मिसाल के तौर पर जो 7 पानी से मैच्योर होती हैं। तो हमने इस वक्त यूनिवर्सिटी में और यू रिसर्च के साथ मिलके हमने इस तरह की वीट की वैरायटीज़ लेके आए जो सिर्फ 3 पानी से जो मैच्योर हो जाती हैं और उनकी यील्ड के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि हम देखें कुछ कोर एरियाज़ हैं, ये हमारे ज़मींदार भाई समझते हैं, मैं जिसमें वो ज़मीन जिसमें सिर्फ राइस हो सकता है, तो उस राइस एरिया के ऊपर सिर्फ राइस होगा, उसमें और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और वो मंडी बहाउद्दीन से शुरू होकर ननकाना साहब, ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर कोई लोग सुन रहे हैं तो ये हमारा कोर एरिया है। और उसके बाद कुछ एरिया है जो जहाँ पे सिर्फ काटन होती है ज़मीन, वो वहाँ पे तो वहाँ पे सिर्फ काटन ग्रो करने की चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन माहौल इस तरह का है, टेम्परेचर इस तरह का है, वहाँ पे सिस्टम है, सॉइल इस तरह की है, ज़मीन इस तरह की है। अब हम अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जहाँ पर कोर राइस का एरिया, वहाँ पर हम शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, कमाल। तो ये सियासी चीज़ें हैं, हम इसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस एरिया में क्रॉप अच्छी होती है, किसी ज़माने में आपको पता है कि एक ज़माना था 1992 में कि तहसील मैलसी विहाड़ी की एक तहसील है, उसने पूरे सिंध के बराबर प्रोडक्शन दी थी। इतनी वीट, इतना हमारी काटन की ये यहाँ पे जो अच्छा ये है इसका पोटेंशियल। तो हमें एग्रोलॉजिकल जोन जो कि यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं, मैंने उस पर काम किया, 3 साल काम करते रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें कहा था कि आप हमें बताएं कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप काश्त की जा सकती है। तो हमने एफएओ की मदद के साथ हमने 86 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें मैप्स हैं और उसमें वाटर स्केर्सिटी के मतलब है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किस्म की सॉयल है, कहाँ पे मेरा सॉयल है, कहाँ पे सैंडी सॉयल है, कहाँ पे क्ले सॉयल है। तो ये सारी ज़िम्मेदारों की इन्फॉर्मेशन के लिए उर्दू में भी हमने, अब पहले इंग्लिश में थी, अब उर्दू में भी हमने छाप ली है। और जो भी जिसको चाहिए वो हमारे साथ रब्ता करे तो हम उसको दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि जिस जगह पर ये राइस और शुगर के जिसको चावल और गन्ना हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पानी इनको चाहिए। अल्टीमेटली हमें इन चीज़ों को छोड़कर वीट को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, वीट हमें ग्रो करनी पड़ेगी। हम हर साल 25 मिलियन टन वीट करते हैं, वो हमें करते रहने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें बेहतरीन बारले, बेहतरीन बाजरा और बेहतरीन जिसको हम ये सोरगम कहते हैं, ये इस तरह की चीज़ें साथ हमें लेके आनी पड़े। अब देखें
किसी ज़माने में आज से सिर्फ 10 साल पहले तक ये जो मेज़ है हाइब्रिड मेज़ ये बिल्कुल नहीं थी। अब 7.5 मिलियन टन जो है हाइब्रिड मेज़ हो रही है। वो इसलिए वो अब पोल्ट्री की जो फीड है उसमें ये जो ये मकई है ये पोल्ट्री फीड में यूज़ हो रही है। अगर ज़मींदार पोल्ट्री वाले सुन रहे हैं, इससे पहले जो है वो ये जो हमारी गंदम है ये वहाँ पे जाती थी। तो अब हमें एडिशनल बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास 7.5 मिलियन टन बहुत ह्यूज एक जो है ना वो मकई होनी शुरू हो गई है। तो अब मकई का आटा जो है उसको हम किसी ज़माने में भी लोग मिक्स करते थे वीट के अंदर। अगर 10% आप वीट का मकई के अंदर मिक्स करें, एक तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर रहेगी, और दूसरा जो क्वालिटी ऑफ आटा है ना वीट का आटा, उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी मिक्सिंग करने से। हमारे पास इस वक्त शुगर के लोग मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस के हैं, तो उन लोगों को कुछ को सिर्फ वीट का आटा नहीं वो खा सकते, उनको ग्लूटेन की एलर्जी होती है। तो उसको अगर मिक्स आटा हम ये दें तो एक तो उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बेहतर होगी, और दूसरा ये बहुत आसान है, जूद हज़म है, हज़म करना बड़ा ईजी है। तो इस तरह के ऑप्शन पे हमें जाना चाहिए, यानी पानी कम, वो फसलें जो पानी कम लेती हैं, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और जो एक्सेसिबिलिटी और फूड सिक्योरिटी के जो हमारे मयार हैं उनके ऊपर पूरा उतरती हैं। सही। अच्छा सर, अगर हम ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए ऑफ सीजनिंग क्रॉपिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें हम पानी और रिसोर्सेज और प्रोडक्शन इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छी चीज़ है। ड्रिप इरिगेशन में मसला ये है कि इसकी इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़मींदार जो है हमारा वो हमारे पास थोड़ी ज़मीन है। देखिए ना, 87% हमारे फार्मर जो है उनकी लेस दैन 12 एकड़ है। तो जब हम खैर इससे बड़े जो फार्मर होते हैं तो वो कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए सब्सिडीज़ भी दे रही है। मसला ये होता है कि इसकी इनिशियल कास्ट, जैसे 1 एकड़ रुपये 6.5 लाख या 7 लाख रुपया ड्रिप के लिए लगता है। तो इसके लिए फिर आम ज़मीन में ये हम इसमें चावल और मकई और मूंजी नहीं काश्त कर सकते। फिर उसके लिए स्पेशल वेजिटेबल्स हैं, मसलन कुकम्बर है, मसलन ये जो शिमला मिर्च है, और इस तरह की बाकी क्रॉप टोमेटो है, ये उस पर ग्रो किया जाता है। तो करना भी यही चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला आ रहा है जिसमें फेल्योर हो रही है। वो मैंने जो ऑब्जर्व किया है एज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, वो ये है कि अगर सीड आप बेहतर यूज़ करें, किसी भी वेजिटेबल का सीड बेहतर यूज़ करेंगे तो कभी आपका जो ग्रीन हाउस है उसमें फेल्योर नहीं होगी। अगर आपने सीड एक दफ़ा गलत यूज़ किया तो उसके बाद वो उसके जो जरासीम है वो दोबारा वहाँ से निकलते नहीं, और फिर लोगों को वो पॉलीथीन बैग वो सारी ख़त्म करनी पड़ती हैं, और उसको इसकी वाहिद रीज़न जो है लोग छोड़ रहे हैं टनल को, वो ये है कि इसका सीड अच्छा यूज़ नहीं करते। बहुत शुक्रिया जनाब। सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद चट्टा साहब, डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस, हेड क्लाइमेट चेंज रिसर्च ग्रुप, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेकंड मेहमान इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा अदील तारिक साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग के, PhD जो है वो ये कर रखी है इन्होंने जापान से, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। आज हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप लोगों के पैगाम जो हैं वो भी मुझे मौसूल हो रहे हैं 0334 1966 966 पे, साथ ही साथ facebook.com/progressive pakistan, इस पर आप लोगों के पैगाम भी मुझे मौसूल हो रहे हैं। मुदस्सर नईम फ़ारूकी साहब हमें सुन रहे हैं गोजरा और मंडी बहाउद्दीन से जो है वो हमें ये सुन रहे हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो भी हमें मौसूल हो रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों की कॉल्स जो हैं वो भी हमें मौसूल हो रही हैं इसी नंबर पे 0334 1966 966 पे। एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उस पर हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर अप की। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर ख्वाजा अदील तारिक साहब, मैं चाहूँगा कि हमारा जो एक अर्बन यूज़र है जिसे कोई गर्ज़ नहीं कि उसने साल के फ़लाँ वक्त में उसने कोई फ़सल बीजनी है या फ़सल काटनी है, मौसम देखना है, बारिशें देखनी हैं, हवा देखनी है, सर्दी देखनी है, कोहरा देखना है, उसे कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसने दुकान से जाके आटा ख़रीदना है। तो उस शख्स के लिए जिसका एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस शख्स के लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या प्रैक्टिसेस जो हैं अपने कह लें कि रेगुलर डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक क्या रेगुलर प्रैक्टिसेस अपनी वो लेकर आए अपनी लाइफ में, जिससे इन्वायरमेंट कम से कम उसके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। जी प्लीज़। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इसमें ये है कि अब कंज्यूमर एंड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक बात की है कि ऐसा कंज्यूमर जिसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेना देना कोई नहीं, जैसा कि शॉप से बाइंग करनी है, तो वो घर में क्या चीज़ बेहतर कर सकता है। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें ये भी हैं कि लेट्स से कि आप चाहें, आजकल सीड्स जैसे डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किया, सीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं,
आप एक घर के अंदर कुछ प्लांटेशन इस तरह की कर सकते हैं कि आपके घर का जो लेट से मैं कहता हूँ कि मंथली जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं वो घर में ग्रो कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है आपको। तो बजाय इसके कि आप रिलाई कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, आप घर के अंदर एफिशिएंटली तरीके से नॉन पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी केमिकल के घर में प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका एक तो मार्केट में रिलाई कम होता चला जाएगा, और दूसरा ये एक चीज़ तो ये है कि आपको एक हेल्दी प्रोडक्ट घर में मिल जाएगी। एक इस तरीके से वो बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा चीज़ें जो इफेक्ट होती हैं वो ये है कि कंज्यूमर एंड के ऊपर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूजेज है, बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, नो डाउट उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं होता। और डिग्रेडेबल से मुराद ये है कि लेट्स से 50, 60, 70 ईयर्स तक प्लास्टिक अपनी ओरिजिनल शक्ल में रहता है, उसको कुछ होता नहीं है। तो आप अगर इमेजिन करें कि लेट्स से मैं थाउजेंड्स ऑफ जो है प्लास्टिक इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, तो वो अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं डंप हो रहे हैं, चाहे सीवरेज में जा रहे हैं, चाहे रिवर में। रिसाइकेबल भी हैं, इजीली डिग्रेड भी हो सकते हैं। और कोशिश करें कि जो मार्केट में चीज़ जो बाय करता है वो जो है पेपर के एनवेलप के अंदर बाय करे, उसके अंदर लेके आए। प्लास्टिक के अगर आपने यूज़ करना भी है तो प्लास्टिक की कई चीज़ें जो हैं, हमारे गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों काफ़ी इनिशिएटिव लिया है प्लास्टिक के हवाले से। और उसमें यह है कि कई टाइल्स प्लास्टिक इस तरह की मार्केट में आ चुकी हैं जो नेचुरली डिग्रेड हो जाती हैं। उसमें जनरल बस ये होता है कि प्लास्टिक की थिकनेस कम हो जाती है, और बजाय कि 50 ईयर्स या 60 ईयर्स पे उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो रिड्यूस होकर 5 to 10 ईयर्स तक आ जाता है। तो ऐसे एफिशिएंट जो प्लास्टिक्स हैं उनके यूजेस को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और जो नॉर्मल है प्लास्टिक का यूज़ को कम से कम करना चाहिए। यहीं पर मैं एक और भी पॉइंट ऐड करता जाऊँ और आपसे उस पर राय लेता चलूँ कि ऑटोमोबाइल यूज़ जो है कितनी ज़रूरत है कि मैं सर ये सवाल आपकी तरफ भी लाऊंगा। ऑटोमोबाइल्स को अगर हम यूज़ करते हैं, बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, तो हम डीजल और पेट्रोल से कब शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक पे, या क्या रजीम चल रही है? अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो है इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होना, और दूसरा ये है कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना हमारे पास। अगर अब किसी को मुवाजना करें किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेफिनेटली इंशाल्लाह हम फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान भी एक डेवलप कंट्री में शामिल होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो जो पॉलिसीज़ है ना डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो कभी भी अपनी ट्रांसपोर्ट या अपने ऑटोमोबाइल, जैसे हमने एग्जांपल दी, इसको प्रेफर नहीं करता इस्तेमाल करने में, क्योंकि उसको पब्लिक लेवल पे ऐसा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाता है कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा तो अपने जगह पे जल्दी पहुंच सकेगा, बजाय इसके कि अपने ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करे या व्हीकल को इस्तेमाल करे, जो भी है। तो ये चीज़ें हैं जो डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगी। जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि अभी ये है कि इलेक्ट्रिक शॉर्टेजेस हैं, तो पहले अभी कंज्यूमर एंड पे उन शॉर्टेज का पूरा होना ज़रूरी है। जब इंशाल्लाह जब हम अपना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे तो फिर ये हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक हो गया। मैं इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज की अगर आपने बात की है, मैं चाहूँगा सर आपकी जानिब आऊँ। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सोलर के ज़रिए जो एक बड़ा एफिशिएंट तरीके से सोलर पार्क्स को और जो हमारे जितनी भी फार्मिंग है उसको सोलर के ज़रिए करने में, या सोलर इलेक्ट्रिक जो हमारा कह लें कि यूज़ है उस पर बहुत ज़्यादा वो उसे करते हैं, कह लें कि हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि वो सोलर को यूज़ करें। तो आपकी इससे मुताल्लिक क्या राय है, और ऑटोमोबाइल यूजेज जो है उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सोलर की बात करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 37 बिलियन रुपीज़ का। और पहले तो ये तकरीबन 45 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था, वो था ये खाले पके करने और वाटर को मैनेजमेंट करनी, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज़ देनी। लैंड लेवलर के लिए लेज़र लैंड लेवलर दिया गया था ताकि ज़मीन हमवार होगी तो पानी कम होगा। ये सारे ज़मींदारों के पास चीज़ें मौजूद हैं और पूल में भी मौजूद हैं और मिल भी सकती हैं गवर्नमेंट से। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो ग्रेजुअली शिफ्ट कर रही है, कोशिश कर रही है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मतलब ये था कि लोग डीजल से और पेट्रोल से चेंज करके सोलर पे आएँ। तो अब वो तकरीबन 13.5 लाख तक, 13.5-14 लाख तक एक ज़मींदार को, जिसका एवरेज 12 एकड़ ज़मीन है, तो वो दे रहे हैं। और उसकी और काफ़ी मैंने देखे हैं कि इसकी जो कामयाबी का रेट वो बहुत अच्छा है। लोग ऐसा सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसका सिर्फ एक वाहिद यही तरीका है कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा लोड शेयरिंग होती है, उस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है राइस के लिए और बाकी क्रॉप्स के लिए, बिजली तो होती नहीं। तो सोलर जो है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास 10 महीने ज़बरदस्त धूप लगती है। तो हम अगर इस पे करें, दुनिया में अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, बल्कि काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा यूरोप जो है जहाँ पे कभी सूरज नहीं निकलता, वहाँ पे विंड है।
मैंने पूरा यूरोप विज़िट किया है। जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे उन्होंने सोलर लगाया हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है ना और समुंदर के साथ एरिया, जहाँ पे एक यूजुअल हवा चलती है, समुद्री हवा, तो वहाँ पे उन्होंने मीलों के हिसाब से विंड मिल्स लगाई हुई हैं। तो हमें भी ये, हम अल्टीमेटली हम आ रहे हैं इस तरफ कराची में और इस तरफ हमने ये किया हुआ पहले, लेकिन मुख्तसर बात ये है कि हमें सोलर पे आना चाहिए। सोलर इज़ द अल्टीमेट जो हमारा इसका सोल्यूशन सोलर है। और बाकी आपने ये बात की है तो वही मैं आपको एज ए प्रोफेसर, एज ए एल्डर ये नसीहत करता हूँ छोटे सबको कि आप जो है ना सिंपलिसिटी की तरफ हमें आना चाहिए। एक ज़माना था, हमने ये सारी जितनी है ना, हम लोग गांव में पैदा हुए, गांव में बड़े हुए, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है यूनिवर्सिटियों में पढ़े, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, तो हमने दोनों तरफ देखी हुई है। मैंने ज़ाती तौर पर मैं कहता हूँ कि सिंपलिसिटी जो है वो आखिरी हाल है। हमें अगर हॉलैंड का वज़ीर आज़म जब हम बातें करते थे तो वो अगर साइकिल पे जा सकता है, वो हमारे प्रोफेसर, हम जहाँ भी रहे हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में, यूके में, इंग्लैंड में और यूएसए में, तो हमारे प्रोफेसर साइकिल पे ही आते होते थे और आके अपना काम खुद करते हैं। ये हमारे लिए एक मॉडल है, रोल मॉडल है कि अपना काम खुद करते थे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसको खुद करते थे, उसके बाद जाके ऑफिस में काम करते थे। तो हमें सिंपलिसिटी की तरफ आना चाहिए। इसी ऑटोमोबाइल का यूज़ कम होगा, सोलर को इनकॉर्पोरेट करें, थोड़ी 10 साल के तक जो है हमारी इलेक्ट्रिकल वाली वो जो कार्स आ जाएंगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पोल्यूटर नहीं है, हम 127 नंबर पे हैं पोल्यूशन में, लेकिन हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे पोल्यूशन में, लेकिन जहाँ पे क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा हो रहा है हम 10वें नंबर पे हैं। तो हमारे पास हम यानी नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा हो रहा है। पोल्यूटर दुनिया में क्या है, यूएसए नंबर 1 पे है और चाइना नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है। ये सबसे ज़्यादा बड़े पोल्यूटर हैं। लेकिन हम जो लोग हैं, हम तो सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है, बल्कि हम पोल्यूट नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो हमारा पावर जनरेशन सिस्टम है उसके मुतालिक हमें जो राय दी, और आपकी राय बिल्कुल सही है। सिंपलिसिटी इज़ द ओनली वे। सिंपलिसिटी जो है वो आखिर में, वो किसी ने कहा था ना कि सिंपल, जितना इंसान सिंपल होता जाता है उतना कम कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो कम कॉम्प्लेक्स होना जो है ये कह लें कि नेमत होती है। सामीन, हमारे साथ हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, मोहम्मद हसीब रियाज साहब। ये शेपर हैं, ग्लोबल शेपर फैसलाबाद के। हसीब साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ग्लोबल शेपर को थोड़ा डिफ़ाइन कीजिएगा कि ग्लोबल शेपर है क्या और इसकी वर्किंग क्या है, प्लीज़। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी हेयर। ग्लोबल शेपर बेसिकली एक कम्युनिटी है दैट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बेसिकली मोर देन 140 कंट्रीज़ में ये फैली हुई है। इसका बेसिक जो मकसद है ये पॉवर्टी, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज और दीगर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हर स्टेट, हर कंट्री में, उसको ये जो है ये चीज़ पे फोकस करती है और उसके जितने प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन एज ए लीडर जो है लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू ये प्रोवाइड करती है। इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं ताकि जो है ना एक इनोवेटिव प्रोसेस में इस चीज़ को आगे लिया जा सके। सही। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी हमने हमारे दोनों मेहमान जो है, मैं आपके साथ भी इनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा आदिल तारिक साहब, ये एचओडी हैं सिविल इंजीनियरिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के। आपकी दूसरी तरफ जो है वो मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद चट्टा साहब, ये डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस हैं, हेड हैं क्लाइमेट चेंज रिसर्च ग्रुप के, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने अभी तक जो बात की है, वाटर स्कैरसिटी के हवाले से बात की है, इंडस्ट्रियल इफेक्ट के हवाले से बात की है, टेम्परेचर वेरिएशंस के हवाले से बात की है। आप चूँकि इसको सोशली देखते हैं, एज अ ग्लोबल शेपर के मेंबर होने, सोशली लोगों के रवैयों को देखते हैं, बिहेवियर्स को देखते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो फ्यूचर में ह्यूमन सर्वाइवर है ये किस तरीके से पॉसिबल है? इस तरह की प्रैक्टिसेस को साथ लेकर अगर हम चलते रहें, अगर हम पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री इसी तरीके से जो है वो कार्बन इमिशंस कर रही हैं, इसी तरीके से वेस्टेज इमिशन हो रहा है, इसी तरीके से अगर हमारे जो नहरी निज़ाम है, समुंदर हम पोल्यूट कर रहे हैं, हमारा मरीन जो है, मरीन कोस्ट जितनी है हम वो सारी की सारी पोल्यूट कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर चलता रहे तो क्या देखते हैं ह्यूमन फ्यूचर कैसे सर्वाइव करेगा सर? बहुत शुक्रिया कि हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी हैं इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन मैं इस सलूशन से पहले मैं एक चीज़ पे फोकस कर दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक
एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की अपने एक पेपर में, और उन्होंने उसमें एक चीज़ के बारे में बताया कि 2030 से लेके 2050 तक, ये उनकी स्टैटिस्टिक्स, उनकी एक अप्रोच है कि उन्होंने कहा कि 2030 से लेके 2050 तक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेथ रेशो है पर ईयर वो 2,50,000 होगा। 2,50,000 को अगर आप इन 30 से लेके 50 तक यानी 20 साल में कन्वर्ट करें तो वो मिलियंस में जा रहा है। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरीज फॉर ऑल पर्सन्स, नॉट यंगस्टर्स। इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है ये ज़्यादा जो है ना टारगेट होगी इस क्लाइमेट चेंज का। इसमें प्लीज इसमें जैसे आपने बात की कार्बन एमिशन की, जिसमें हमारे पास गैसेस हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा जो है ना इम्पेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, और ग्रीनरी जो दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। तो और दूसरा इंडस्ट्रियल, एक मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर कर दूं कि जब इंडस्ट्री नहीं आई थी, रेवोल्यूशन की इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं आई थी, तो पहले जो रेशो थी वो बहुत कम थी इस ग्लोबल वार्मिंग की। जैसे ही इंडस्ट्री आई तो ग्लोबल वार्मिंग की जो रेशो है ड्रामेटिकल चेंज आया इसमें, तो जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट चेंज में बड़ा इसने रोल अदा किया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके ये ऑक्सीजन लेवल पे इम्पैक्ट आया और जिसकी वजह से डिजीजेज फैली। अच्छा सर, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात अगर करी दी है तो डॉक्टर इशफाक अहमद चड्ढा साहब जो हैं वो रिसर्च ग्रुप के आप हेड हैं। मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सर होनी ही थी, ये अगर ना करते तो शायद पीछे रह जाते, तरक्की ना कर पाते। तो अब इससे जो नुकसानात हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि इसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती थी। क्योंकि अगर हमने तरक्की करनी है तो फिर हमें ये इंडस्ट्री, तो ये अभी मेरे भाई ने कहा कि प्री इंडस्ट्रियल जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन थी वो 370 ppm थी, और इस वक्त जो है वो 450 ppm इस वक्त हमारा कार्बन का जो ओवरऑल कंसनट्रेशन है, ppm में हम मेजर करते हैं, और टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ये 590 तक जाने वाली है। इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा इसमें जो ज़्यादा हम इस पर ह्यू एंड क्राई हो रहा है, इसलिए हो रहा है। दूसरी बात, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि वही फिर बात टूवर्ड्स सिंप्लिसिटी, फिर वही बात है कि हमें लेस जो क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर, वो उस तरफ हमें जाना। क्योंकि जब मैं क्रॉप्स की बात इस तरह कर रहा हूँ कि जब 13 लाख ट्यूबवेल सिर्फ पंजाब में चलते हैं तो आप देखें कि कितना उसमें फ्यूल कंजम्पशन हो रही है और कितना उसमें धुआं निकलता है। अब आप देखें फैसलाबाद में किसी जगह आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इतना गाड़ियाँ कारें नई से नई हैं यहाँ पे। ये चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टूवर्ड्स, इससे फिर ये है कि हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस GHGs जिनको कहते हैं वो जब बढ़ रही हैं। और तीसरी बात ये है कि साथ ही साथ ये जब तक हम ट्रीज नहीं लगाते, मैंने चाइना देखा है, उनकी जो बैरन पहाड़ियाँ थी उसके ऊपर उन्होंने उनको गुलजार बना दिया, इसलिए कि उन्होंने वहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरिया वहाँ पे उन्होंने दरख्त लगाए, फिर साथ ड्रिप लगाई। और मैं उर्मची गया हूँ कई दफ़ा, यहाँ पे साथ है, इस्लामाबाद से सिर्फ 2.5 घंटे की फ़्लाइट पे है। जब ये पहाड़ ख़त्म होते हैं तो आगे उर्मची उनका पहला शहर है, तो वहाँ पे बैरन लैंड थी और बैरन उनकी पहाड़ियाँ थी जिसको उन्होंने वेजिटेशन में किया, और कभी वहाँ रेनफॉल नहीं होती थी, अब हमेशा रेनफॉल होती है। एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जहाँ पे दरख्त होंगे वहाँ पे हमेशा बारिश आएगी। तो हम ये इससे में दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक ओवरऑल क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, और दूसरा ये है कि रेनफॉल जहाँ पे वेजिटेशन होगी वहाँ रेनफॉल होगी। तो हमें पौधे की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, सिंपलिसिटी की तरफ जाना चाहिए, ऑटोमोबाइल का कम यूज़ करें, हम पैदल चलने को प्रेफरेंस दें, और ये जो हमारे पॉलीथीन बैग है इनको ज़ीरो कर दें, टोटल छोड़ दें। किसी ज़माने में 1970 में हमारे बाप दादा ये जो कपड़े के ये थैले लेके जाते होते थे और सब्ज़ी और बाकी ग्रॉसरी उसमें लेके आते थे साइकिल के ऊपर। तो ये देखें साइकिल के ऊपर, और ये आप देखें ये बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, ये अभी अदील साहब ने कहा कि 70-80 साल तक तो ये गलता नहीं। और अगर फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर ये पॉलीथीन बैग एक दफ़ा चला जाए तो वो ज़मीन के थ्रू जाता है फार्म यार्ड मैन्योर से, जिसको हम गोबर की खाद कहते हैं। एक दफ़ा चला जाए तो 70 साल इसने वहाँ गलना ही नहीं, और जहाँ इसकी परमेबिलिटी नहीं फिर होती, रूट नीचे पेनिट्रेट ही नहीं हो सकती और पानी नीचे जा ही नहीं सकता जहाँ पर पॉलीथीन बैग होगा।
सही। अच्छा, मोहम्मद हसीब रियाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि इंसान का माहौल जो है वो उसको इफ़ेक्ट करता है पूरे मुकम्मल तरीके से। मेंटली क्या इफ़ेक्ट रहता है किसी भी इंडिविजुअल पे इन्वायरमेंट का, या इस पोल्यूशन का, या क्लाइमेट चेंज का? सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की एक टर्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ बायो साइको एंड सोशल मॉडल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है या जो वो सोचता है, उसका जो बिहेवियर डेवलप होता है, वो तीन चीज़ों की वजह से होता है। नंबर एक, बायो आपके जीन से रिलेटेड होता है, जेनेटिकल। दूसरा होता है साइको जो आप चीज़ को सीख रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, यानी आपके माइंड की कितनी कैपेसिटी है, आप उस चीज़ को कैसे लर्न कर रहे हो, अपनी हैबिट्स कैसे डेवलप कर रहे हो, वो है साइको, जिसको हम थिंकिंग पैटर्न कहते हैं, थॉट प्रोसेस होता है जो आपका। और तीसरा जो आपने बात की इन्वायरमेंट की, वो सोशल से रिलेटेड है, बायो साइको सोशल। तो साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपने किसी की पर्सनैलिटी को जज करना हो, ये 3 फैक्टर्स के थ्रू आप इसको जज कर सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ अपर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, जिसकी रेशो ज़्यादा होती है, तो वो उस तरह का अडॉप्ट कर लेता है बिहेवियर या उस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जांपल, इसमें साइंस कहती है कि इन्वायरमेंट का बड़ा रोल है। जेबी वाटसन एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, वो कहता है कि आप मुझे बच्चा दे दें और बच्चे का जो इसको फ्यूचर में बनाना है वो मुझे बता दें, मैं उसको वैसा इन्वायरमेंट दे दूंगा, ये वैसा बन जाएगा। डॉक्टर बनाना है तो मैं डॉक्टर वाला इन्वायरमेंट दे दूंगा, साइकोलॉजिस्ट बनाना है मैं साइकोलॉजिस्ट वाला इन्वायरमेंट दे दूंगा। तो इन्वायरमेंट प्लेज अ बिग रोल इन आवर पर्सनैलिटी, इन आवर थिंकिंग प्रोसेस। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो माहौल है ये हमारी फिजिकलिटी पे असर करता है, और आपका जो माइंड और बॉडी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम बनाते हैं। तो जो आपकी फिजिकलिटी पे असर आता है, इट मीन्स कि आपकी मेंटालिटी पे असर ऑटोमेटिकली आएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। एक पे असर होगा तो दूसरा भी असर करेगा, दूसरे पे असर होगा तो पहले पे भी असर होगा। जिस तरह भी इन्वायरमेंटल का जो एक पूरा एक क्लाइमेट चेंज आया हुआ है, ये किस पे वार कर रहा है? फिजिकलिटी पे, फिजिकल चीज़ों पे, नेचर की जो फिजिकलिटी है उस पे। जाहिर बात है कि इंसान की फिजिकलिटी भी किसके साथ अटैच है? नेचर के साथ। तो वो उसके साथ भी, उसके साथ मेंटल कम्बिनेशन जो है वो इंटरकनेक्ट है। तो आपकी फिजिकल चीज़ की वजह से आपकी जो मेंटालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, और उसकी वजह से डिजीजेज। तो और डिजीजेज के बाद क्या होता है? डेथ रेशो बढ़ जाता। और सबसे ज़्यादा जो रेशो बढ़ रही है आजकल वो सुसाइड की है। सही। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किसकी वजह से हैं? फिजिकल चीज़ों की वजह से, जिसको हमने मटेरियलिस्टिक अप्रोच कहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने एक बात की है सिंप्लिसिटी की, कि हमें वो दोबारा रूटीन की तरफ, जो हमारे पहले जो 4 फादर्स थे, जो उन्होंने रूटीन संभाली हुई थी, जिनकी वजह से उनकी एज 100+ होती थी, वो भी इंसान ही थे। आजकल अमवात की रेशो डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, और इवन दो यंग बच्चा वो जो है डिजीज़ का शिकार होकर जो है डेथ रेशो उसकी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत ही कम रह गया। मैं चाहूँगा कि मैं अपने मेहमानों से जो है वो लास्ट नोट्स जो है वो कलेक्ट कर लूँ। इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा अदील तारिक साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, यूथ के लिए ख़ास तौर पे इन्वायरमेंट के हवाले से कोई पैगाम दीजिएगा। मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने डिस्कस भी किया कि सिंप्लिसिटी, सबसे अहम चीज़ है सिंप्लिसिटी। और सिंप्लिसिटी को अपनी लाइफ में लेके आएँ, ऑनेस्ट रहें, एथिकल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करें। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली जाके इफेक्ट करेंगे आपके इन्वायरमेंट को भी। क्योंकि और सबसे पहले आपने जो चेंज लेके आना है, पहले इंडिविजुअली में लेके आएँ, फिर अपने घर में लेके आएँ, और फिर कम्युनिटी में जाएँ। तो बेहतरी जो है आपसे ही स्टार्ट होगी, फिर आपकी फैमिली में जाएगी, और उसके बाद कम्युनिटी में जाएगी। तो अगर आप जो चीज़ सिंपल करना चाह रहे हैं, चाहे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं या क्लाइमेट की प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो पहले उसी चीज़ को अपने घर में इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद वो चीज़ आस्ता आस्ता जो है आपकी सोसाइटी में जाएगी, और इंशाल्लाह जो है ना ये प्रॉब्लम जो है पूरी सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा अदील तारिक साहब, आप HOD थे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका।
सेकंड हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद हसीब रियाज साहब, शेपर हैं ग्लोबल शेपर फैसलाबाद ऑर्गेनाइजेशन के। सर आपसे मैं लास्ट नोट लेने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्लास्टिक यूज़ के हवाले से ग्लोबल शेपर्स क्या काम कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। हमारी जो फैसलाबाद हब है ग्लोबल शेपर कम्युनिटी का, इन्होंने बहुत वर्कआउट किया है ड्यूरिंग कोरोना और आफ्टर कोरोना। इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनको अगर आप इसका एनालिसिस करें, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल शेपर कम्युनिटी में जाके, तो इनका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बाकायदा जो मैसेजेस एफएम्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू लोगों में कन्वर्ट किए कि वो कैसे इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करके इसको अवेयर में ला सकते हैं। तो पहली चीज़, कभी भी तब्दीली लाने के लिए पहली चीज़ होती है अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आए तो आहिस्ता 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 वो चीज़ मोल्ड होके कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा सर, हमने बहुत से मैसेजेस आके मौजूद होते हैं, हमें मिलते भी हैं कि अगर कोई ग्लोबल शेपर्स का हिस्सा बनना चाहे, कोई यूथ मेंबर जो है वो चाहे कि वो ग्लोबल शेपर्स का हिस्सा बने और आपकी जो कैंपेन्स है उसमें आपका साथ दे, तो क्या तरीक़ेकार है? हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी शख्स यंगस्टर है, फॉर एग्जांपल 18 से लेके 27 तक, अगर बच्चा कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो एक पूरा प्रोसेस है। इसमें आप अपनी सीवी जो है वो ग्लोबल शेपर ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद हब को सर्च करें और उसको जो है ना वहाँ पे अप्लाई करें, अपनी सीवी सेंड करें। उसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में हम देखेंगे उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। लीडरशिप इज़ अ स्किल, ये सीखनी पड़ती है, लेकिन ये इंसान अपने माशरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो ये पहली चीज़ हम फोकस करते हैं कि इसमें कोई क्वालिटी है लीडर की कि आगे ये यूथ को या अपने इस प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है। तो ये मेन चीज़ होनी चाहिए। बाकी प्रोसेस इसका बहुत इजी है कि आप इसको सीवी के थ्रू आप अप्लाई करें और आपका इंटरव्यू होगा, तो दैट्स थिंग। सही। अच्छा सर, अब मैं चाहूँगा हमारे सुनने वालों के लिए, खासतौर पर यूथ को, आपका क्या पैगाम है क्लाइमेट के हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूथ के लिए तो बेसिक जो मैसेज है वो यही है कि सबसे पहले अवेयरनेस में हो कि वो जो चीज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ ठीक भी है कि नहीं। सबसे पहले अवेयरनेस, जिस तरह बात की है सिंप्लिसिटी की। और नंबर 2, जिस तरह ये सर ने बात की है, एक बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है और वो मुझे एक बुक से रिलेट कर रही है, वो है जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जितने भी 7 मौसर 3 इंसान थे, उन पे रिसर्च की गई, तो उनकी एक जो हैबिट थी वो ये थी कि वो पहले खुद पे काम करते थे। लोगों पे काम बाद में होता है, सबसे पहले खुद पे काम होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, जिसके बारे में वो स्टीफन आर कोवे अपनी बुक में कहता है कि आपका जो स्फीयर है सबसे पहले खुद से शुरू होता है, फिर आहिस्ता फैमिली, फिर उसके साथ हमसाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्फीयर है वो बढ़ता है। हम दूसरों पे तो काम करना चाहते हैं, खुद पे कभी काम ही नहीं करते हैं। वो इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला मुझे लगता है, if you want to change the others या if you want to change the world, first change ourselves। सबसे पहले हमें अपने आप को तब्दील करना है, फिर दुनिया तब्दील होती है। तो ये मेन चीज़ जो फोकस है हमारी यूथ का, मेरी एक मैसेज है कि सबसे पहले वो जो चीज़ कर रहे हैं उसको अवेयरनेस में लें, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव अवेयरनेस में आ जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत छूट जाएगी। पॉजिटिव अवेयरनेस में आए तो ग्रेटिट्यूड की जो एक्सरसाइज है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो खुश रहना शुरू हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड इज़ द पावर। सही, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। ये मोहम्मद हसीब रियाज साहब थे, शेपर हैं ग्लोबल शेपर ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद के। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद चट्ठा साहब। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारी यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है, और ख़ास तौर पर हमारे जो फार्मर तबका हमें सुन रहा है, फार्मर्स, यूथ फार्मर सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बातें हो चुकी हैं, 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है, ख़ास तौर पर जो फार्मर्स है ना, आजकल मैं आपको एक बताऊँ, हकीकत ये है कि फार्मर्स का जो बच्चा है वो फार्मर नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यह है कि उसके में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, और दूर दराज देहात में रहना, और वहाँ पे और फिर स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए नहीं होती और फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो तो ये गवर्नमेंट भी उसको प्रेफरेंस दे रही है, सब्सिडीज कर रही है कुछ ना कुछ। लेकिन मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ज़मीन का ख्याल रखें। ये धरती माता जो है अगर होगी तो इससे हम ज़िंदा रहेंगे। ये स्टोर हाउस है,
ये हर चीज़ जो है यहाँ से निकलती है। दूसरा, हमें अपने पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे पास 2-3 किस्म का पानी है, रोज़ कोई पानी को हमने कभी कभी डिस्कस ही नहीं किया। हमने स्नोफॉल का वाटर जो पानी आता है हमारा दरियाओं से, वही यूज़ करते रहते हैं और उसको भी ज़ाया करते हैं। ये जो हमारी कुदरती नेमतें हैं इनको बचाएं, ये मेरा मैसेज है ज़िम्मेदार के बच्चे के लिए, क्योंकि मैं भी एक फार्मर का बेटा हूँ, मुझे पता है हमारी ज़मीन है। हम और कोशिश करें कि अपनी ज़मीन को बेहतरीन फर्टाइल रखें, उसमें ये पोल्यूशन ना ऐड होने दें और पानी को इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन, हम तो अब 70-60 पे पहुँचे हुए हैं, आने वाली जनरेशन है वो हमें मालूम करेंगी, मतून करेंगी, हमारे ये कहेंगे कि ये हमारे जो बड़े थे ये क्या करके गए इस मुल्क के साथ। तो उनको सेफ़ रखना, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। इसको जितना सस्टेन कर सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए उतना बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सामीन, आज हमारे साथ मौजूद थे बहुत ही खूबसूरत से 3 मेहमान। मोहम्मद हसीब रियाज, शेपर हैं, ग्लोबल शेपर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था। साथ ही साथ इंजीनियर डॉक्टर ख्वाजा दिल तारिक साहब थे, HOD थे ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। उसी के साथ साथ हमारे साथ आज मेहमान मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद चट्टा साहब। ये डायरेक्टर हैं एक्सटर्नल लिंकेजेस, हेड हैं क्लाइमेट चेंज रिसर्च ग्रुप के, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था। सामीन, इन्वायरमेंट के हवाले से मेरा लास्ट में यही पैगाम है कि अपने घरों से शुरू करें। आपके घर का जितना भी वेस्टेज है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो जो आपके सुबह सुबह लेने आते हैं वेस्टेज, उनके हवाले किया करें। गली की जीनत ना बनाया करें उसे। दूसरा ये कि पॉल्यूशन सिर्फ ये गंदगी फैलाना नहीं होता, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी है। तो इस सब के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी हम रोड पे निकलते हैं तो बड़ी एहतियात के साथ हॉर्न का इस्तेमाल जो है वो बहुत एहतियात के साथ किया करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे ज़ैन अली को दें इजाज़त। आने वाले प्रोग्राम में दोबारा से नए मेहमानों के साथ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ आपके साथ दोबारा होंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।